अरे पूजा, बहुत चहक रही हो आज सुबह से। क्या बात है? अवनी ने अपनी देवरानी से पूछा। हाँ भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। कल रात को मेरे भाई भाभी का फोन आया था। अभी मेरे बच्चों की लगातार 4 दिनों की छुट्टी है, तो वे मुझे मायके आने को कह रहे थे। भैया काम से हमारे शहर आ रहे हैं, तो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। कल भैया आ जाएंगे। समय बहुत कम है, तैयारी बहुत करनी है। छोटे बच्चों के साथ कहीं 2 दिन के लिए भी जाओ तो सामान तो हो ही जाता है। अवनी की देवरानी पूजा उत्साहित होते हुए बोली। तुमने माँ जी से पूछ लिया? अवनी ने फिर प्रश्न किया। हाँ, मैंने माँ जी और प्रतीक जी से पूछ लिया है। माँ जी ने कहा कि हाँ, हो आओ मायके, बड़ी बहू तो यहीं रहेगी, वो सब संभाल लेगी। पूजा ने कहा। पूजा की कही गई बात अवनी को ताना लगी। उसका सीना छलनी हो गया। आंखों में आंसू लिए वो अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर निढाल सी लेट गई, फिर तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। सची तो कहते हैं लोग, माँ बाप के बिना बेटी की मायके में कोई कद्र नहीं होती। पूछने वाला भी वहां कोई नहीं होता। जब तक बेटी का, खासकर पिता जीवित हो, तो बेटी मायके में हक से आती जाती है। 2 साल पहले कैंसर से अवनी के पिता चल बसे। उनके जाने के बाद अवनी की माँ भी पति के गम में पिछले साल स्वर्ग से धार गई। 1 साल हो गया, भाभी ने उसे सामने से एक फोन नहीं किया। भाई 2-3 महीने में फोन जरूर कर लेता है। हाल चाल, खुशी खबर पूछकर मिनट 2 मिनट में फोन रख देता है। अवनी से ज्यादा तो वो उसके पति से व्यवहार रखता है। तभी अवनी का पति राघव कमरे में आता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों लेटी हो, और ये आंखों में आंसू किस लिए? राघव ने पूछा। साल में तीसरा चक्कर मायके का लग रहा है देवरानी पूजा का। माँ जी ने भी उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता है ना कि मैं यहीं रहूंगी, सबकी सेवा चाकरी के लिए। कहीं नहीं जाने वाली मैं। माँ जी के आराम में कोई खलल नहीं पड़ने वाला। कल पूजा का भाई उसे लेने आ रहा है, और यहाँ मेरे भाई भाभी को तो जैसे मुझसे कोई वास्ता ही नहीं रखना। सच कहते हैं लोग, एक लड़की का मायका तब तक ही रहता है जब तक उसके माँ बाप जीवित होते हैं। अवनी ने अपने मन की भड़ास पति पर निकाल दी। अरे पूजा के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए वो बेफिक्र होकर आती जाती रहती है। एक बार बच्चे बड़ी क्लास में आ जाएंगे, तब इस तरह आना जाना बंद हो जाएगा उसका भी। और तुम उदास क्यों हो रही हो? हमारे बच्चों की परीक्षा के बाद तुम भी 15-20 दिन के लिए अपने भाई के यहाँ हो आना। मैंने कहाँ मना किया है? राघव ने अवनी को समझाया। बिन बुलाए कैसे चली जाऊं, अब तो माँ भी नहीं रही, अवनी ने कहा। अरे अपने घर जाने में किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती। बस अपने भाई भाभी को खबर कर देना कि तुम किस समय आने वाली हो। मैं तुम्हारे भाई भाभी का स्वभाव जानता हूँ, वो तुम्हारे साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे, तुम्हारी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। तुम मुझे बता देना कब की टिकट करवानी है। राघव ने अवनी को तसल्ली दी। अवनी और राघव के 2 बच्चे हैं, 12 वर्षीय बेटा और 10 वर्षीय बेटी। अवनी जहां ससुराल की बड़ी बहू थी, वहीं मायके में अपने माता पिता की छोटी संतान थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन, बड़ा भाई अनिल और छोटा भाई नवीन। छोटा भाई नवीन कंपनी के काम से अमेरिका गया, तो उसने ऐसा इंतजाम किया कि परिवार के साथ हमेशा के लिए वहीं का हो गया। अवनी का स्वभाव बहुत बड़बोला था, वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसकी बड़ी भाभी गीता शांत स्वभाव की कुशल गृहिणी थी। अपनी भाभी के स्वभाव को अवनी ने उनकी कमजोरी समझा। माँ बाप के जीवित रहने तक उसने भाभी का जीना मुश्किल कर रखा था। शादीशुदा होकर भी वो अपनी भाभी की गृहस्थी में दखल देती, अपनी माँ के कान भरती, उनसे कहती, भाभी पर शुरुआत से ही कंट्रोल बनाकर रखो। रात के 12 बजे 1 बजे जब जी चाहता भाभी से खाने की फरमाइश करती। नई नई शादी में भाई भाभी कहीं अकेले बाहर जाना चाहते तो रो रो कर माँ के सामने उनके साथ जाने की जिद करती। एक बार गीता की छोटी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई। बड़ा शहर होने के कारण गीता अपनी बहन का इलाज अपने यहाँ से करवाना चाह रही थी। तब अनिल ने परिवार के सभी सदस्यों से कहा, महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए गीता की बहन को यहाँ आना पड़ेगा। डॉक्टर से चेकअप करवाकर वो वापस अपने घर चली जाया करेगी। ऐसे कम से कम 3-4 महीने हमें सहयोग करना होगा। आखिर गीता की छोटी बहन भी हमारा परिवार है। तब अवनी ने खूब हंगामा मचाया था। अरे हमारे यहाँ क्यों रहेंगे वो लोग, उनसे कहो होटल में रुके, वहीं से इलाज करवाए। अवनी ने अपने माँ बाप को भी ऐसा भड़काया
कि सबने गीता की बहन को बुलाने से मना कर दिया। अनिल भी ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि घर उसके पिता का था। अनिल ने गीता के परिवार वालों के रुकने की व्यवस्था एक धर्मशाला में कर दी, पर इस घटना से गीता का मन खट्टा हो गया। अनिल की तनख्वाह कम थी, वहीं उसका छोटा भाई मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। अवनी की छोटी भाभी भी अमीर घर से थी। इस वजह से अवनी का झुकाव छोटे भाई भाभी के प्रति कुछ ज्यादा था। कुछ समय बाद छोटा भाई अपने परिवार सहित अमेरिका शिफ्ट हो गया। अवनी कई बार छोटी सी बात पर अपने बड़े भाई भाभी के बीच झगड़ा करवा देती। कभी कभी तो अनिल गीता पर हाथ तक उठा देता। अवनी नहीं समझती थी कि वो भी किसी की भाभी बनेगी, उसे भी ससुराल जाना होगा। शादी के बाद अवनी जब ससुराल से मायके आती तो घर के कोने कोने पर उसकी पैनी नजर रहती। गीता के द्वारा की गई घर की सजावट को वो तुरंत हटवा देती। भाभी, आप में तो जरा भी फैशन सेंस नहीं है, ना खुद ठीक से रहती हैं और ना ही घर को करीने से रखना आता है। जब भी अपनी मायके आती, गीता उसके और उसके बच्चों की सहूलियत अनुसार सारे अरेंजमेंट करके रखती, पर ननद रानी तो अपनी माँ के साथ ही ज्यादा समय बिताती। उनके ही कमरे में खाना पीना सब होता। भाभी तो बस सिर्फ काम के लिए थी। भाभी के साथ तो वो ठीक से बात भी नहीं करती थी। सास को भी बेटी के आ जाने से पता नहीं क्या हो जाता कि बेटी के सामने बहू दिखाई ही नहीं देती थी। अपनी उपेक्षा से गीता का मन बहुत दुखता था। अवनी मन ही मन चाहती थी कि उसकी माँ और भाभी कहीं एक ना हो जाए, नहीं तो मायके में उसकी कोई जगह नहीं बचेगी। अवनी की इसी सोच के कारण सास बहू में कभी अच्छे मधुर संबंध नहीं बन पाए। खैर, बच्चों की परीक्षा खत्म होते ही अवनी बच्चों को लेकर मायके पहुंचती है। स्टेशन पर ही अवनी का भाई अनिल उसे लेने आ गया। बच्चों को भाई ने खूब प्यार किया और गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। भाभी गीता ने भी मान से अवनी का घर में प्रवेश करवाया। गीता तुरंत चाय नाश्ता ले आई और उचित व्यवस्था करने लग गई। बच्चों और ननद को चाय नाश्ता देने के बाद गीता तुरंत खाने की तैयारी में लग गई। भाई बहन बाहर बातें करने लगे और बच्चे आपस में। अवनी जितना पूछती, अनिल उसका जवाब थोड़े शब्दों में ही देता। ऑफिस से आने के बाद भी टीवी देखने में ही बिजी रहता है। बच्चों की पसंद की आइसक्रीम, चॉकलेट जरूर ले आता। 2 दिन मायके में रहने के बाद माँ के बगैर अवनी को घुटन महसूस होने लगी। भाभी तो बस अपने काम में ही लगी रहती, सब कुछ ननद और बच्चों की पसंद का बनाती, पर 2 घड़ी ननद के पास बैठती नहीं। अवनी ने इस बात की शिकायत भैया से की। भैया, लगता है भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। दिन भर मुंह बनाए घूमती है, 2 घड़ी के लिए पास बैठकर इधर उधर की बात तक नहीं करती। मैंने उन्हें मार्केट चलने को कहा तो उन्होंने कह दिया, आप आस पड़ोस की अपनी किसी सहेली के साथ हो आइए, तब तक मैं रात के खाने का इंतजाम कर लेती हूँ। बच्चों तक से भाभी प्यार से बात नहीं करती, बस यही वाक्य उनके मुंह से निकलता है, चलो बच्चों खाना खा लो। मैंने भाभी को बताया कि 10 दिन बाद की मेरी जाने की टिकट है, तो उन्होंने झूठे मुंह भी नहीं बोला कि 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा लगता। सच कहती हूँ भैया, माँ के देहांत के बाद तो मायका ही छूट गया मेरा, या यूं कहूँ भाई भाभी ने मायके बुलाना ही छोड़ दिया। ये कहते कहते अवनी की आंखें नम हो गई। अवनी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तुम अब भी अपनी भाभी को ही दोष दे रही हो। अवनी, तुम्हें तुम्हारी भाभी के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं ये तुम पर निर्भर करता है। आज तक तुमने गीता में कमियां ही कमियां निकाली, इससे तुमने ही दूरियां बढ़ाई हैं। रोज रोज तुम ससुराल से माँ को फोन करती थी, यहाँ की सारी अपडेट लेती थी और दूर बैठी बैठी हर बात में दखल अंदाजी करती थी। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहेंगे, भाभी ही होगी जिससे मायका बना रहेगा। जब गीता तुम्हारे बच्चों की तारीफ करती थी तो तुम उससे उल्टा कहती, नजर मत लगाओ मेरे बच्चों को। अब तुम ही बताओ, ऐसा सुनने के बाद क्या वो बच्चों पर प्यार उड़ेलेगी? जब भी तुम मायके आती अपनी भाभी के खिलाफ माँ के कान भरती। मम्मी, भाभी की लगाम जरा कसकर रखा करो, कहीं तुम्हारा सिंहासन ना हिला दे। माँ के साथ हाथ में हाथ रखकर बैठी रहती, कभी भी भाभी की मदद को आगे नहीं आई। फिर गीता ने तुम लोगों से आशा रखना ही छोड़ दिया। आशा रखने की भी एक लिमिट होती है। शादी के बाद भी तुमने अपनी भाभी को तो किसी चीज में शामिल ही नहीं किया। इस घर के लिए कुछ खरीदना होता तो तुम माँ बेटी ही खरीदारी करने चली जाती। हद तो तब हो गई जब पापा के गुजर जाने के बाद माँ भी बीमार रहने लगी, तब तुम तो सेवा करने नहीं आई। गीता ने ही बहू का पूरा फर्ज निभाया। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया
कि माँ का साथ बस कुछ दिनों का ही है, इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब भगवान की मर्जी के ऊपर निर्भर है कि माँ की कितनी सांसें बाकी हैं। तुम्हें आनन फानन में बुलाया गया। माँ के हाथों में सोने की 4 मोटी मोटी चूड़ियां थीं, जो उनकी अंतिम क्रिया के वक्त उनके हाथों में नहीं थी। उनकी अलमारी से सोने की चेन, कान के झुमके, मांग टीका सब गायब हो गया। तुमने सामने से तो कुछ नहीं बताया, पर माँ की 13वीं के बाद जब चाची जी ने तुमसे गहनों के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि माँ ने खुद सामने से तुम्हें सारे गहने दिए थे। तुमने झूठ बोला था, क्योंकि मैंने और गीता ने तुम्हें माँ के गहने चोरों की तरह निकालते देख लिया था। किस तरह तुम माँ के हाथों से चूड़ियां निकाल रही थी। जब माँ अचेत अवस्था में सो रही थी, तुमने चोरों की तरह अलमारी से भी गहने निकाल लिए थे। मैं तुमसे इस विषय पर बात करने वाला था, पर गीता ने मुझे रोक दिया। तुमने कभी भी गीता को उसका हक नहीं लेने दिया। मैंने हर रोज देखा है गीता की आंखों में तुम्हें गिरते हुए। अब तुम ही बताओ, गीता तुम्हारे साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकती है? कैसे वो तुम्हें सामने से फोन करके आने को बोल सकती है? तुमने खुद ही ननद भाभी के रिश्ते को कड़वाहट से भर दिया है। खुद को उसकी नजरों में इतना गिरा दिया है कि अब तुम्हारे लिए उसके मन में सम्मान बचा ही नहीं है। गीता की गृहस्थी तो बस नाम की थी, असल में सारा कंट्रोल तो तुम्हारे हाथों में था। पर गलती तुमसे ज्यादा हमारी थी, क्योंकि शुरुआत में ही शादीशुदा बेटी को एक हद से अधिक पीहर में दखलंदाजी करने की अनुमति देकर पीहर वाले स्वयं ही धीरे धीरे बड़ी समस्या को न्योता देते हैं। भाई अनिल के मुंह से कड़वी सच्चाई जानकर अवनी खुद की नजरों में ही गिर चुकी थी। वो शर्मिंदा थी। अब बस बचे कुचे सम्मान को सहेजने के लिए वो अपनी भाभी की मदद करने के लिए किचन में चली गई। दोस्तों, यदि बेटियां मायके में इज्जत पाना चाहती हैं, तो अपनी भाभी की भी उन्हें इज्जत करनी होगी। बेटियों को मायके की बातों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर बेटियों को मायके में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए विवाद खत्म करने चाहिए, न कि विवाद बढ़ाने चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।